संसद के शीत सत्र का आज आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार को यह मंजूर नहीं है। कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि सरकार अजय मिश्रा टेनी को बचा रही है। विपक्ष आज एक बार फिर इस मसले को उठा सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ा बिल आज संसद में पेश हो सकता है। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नए प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सभी फोन को टैप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को कुछ फोन कॉल सुनते हैं। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग हो रही है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप करीबियों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी के बाद लगाया। शनिवार को आयकर विभाग ने यूपी के 4 जिलों में छापेमारी की थी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव में बीजेपी की हार के डर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधी जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। आज तक से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के राज में ऐसे काम किए जाते रहे होंगे, इसलिए वो फोन टैपिंग की बात कर रहे होंगे। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग के छापों को रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के समय में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 साल के शासन में संपत्ति 200 गुना बढ़ जाए तो क्या इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? और 5 साल के कार्यकाल में संपत्ति 200 गुना ज्यादा बढ़ जाए, ये क्या है? बीजेपी ने यूपी के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने आज तक से कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसके साथ ही मथुरा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा से चुनाव लड़ने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। मथुरा हमारा पावन धाम है। के चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। लखनऊ में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महिलाओं को 40% टिकट पर चर्चा होगी। बैठक में तमाम जिलों से आए आवेदनों पर चर्चा भी की जाएगी। इस बैठक में दीपेंद्र हुड्डा के साथ तमाम नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में महिलाओं के साथ शक्ति संवाद किया। इस दौरान प्रियंका ने रायबरेली की महिलाओं से कहा कि परिवर्तन लाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। महिलाओं को समझना पड़ेगा कि कोई उन्हें राजनीति में गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम देश की आधी आबादी हैं, फिर भी हमें राजनीति में कोई गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है। अगर महिलाएं एक होकर वोट करेंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएंगी। पंजाब सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कल स्वर्ण मंदिर पहुंचे और मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की जानकारी दी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ गलत ताकतें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हों। ऐसी ताकतों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। साथ ही सीएम चन्नी ने लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। स्वर्ण मंदिर के बाद पंजाब के कपूरथला में भी बेअदबी का आरोप लगा है। आरोप है कि कपूरथला के निजामपुर में एक शख्स ने निशान साहब को हटाने की कोशिश की। पिटाई में उस शख्स की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन और मौके पर मौजूद लोग इसे बेअदबी का ही मामला बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह से शख्स दरबार में दाखिल हुआ था
शोर होने पर इस शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 6 और केस की पुष्टि होने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की कुल संख्या 151 हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा 54 केस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 22 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आ चुके हैं। दिल्ली में करीब 6 महीने बाद कोरोना के नए केस 100 के पार पहुंच गए। रविवार को राजधानी में कोरोना के 107 नए केस सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले 25 जून को एक दिन में कोरोना के 115 केस आए थे। वहीं 10 दिन बाद किसी संक्रमित की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने अहम बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता उप राज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के साथ कई अधिकारी भी शामिल होंगे। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में रविवार का दिन सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। आज भी सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक तापमान और नीचे गिर सकता है। शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसी कड़ाके की ठंड में लोग आग का सहारा लेकर रात काटते नजर आए। हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण सोलन में पानी जमने लगा है। पारा -5 तक गिर गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। ठंडी हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का सितम है। यमुनोत्री धाम में यमुना नदी के उद्गम स्थान में ही यमुना नदी जम गई है। ये पहली बार होगा जब बिना बारिश और बर्फबारी के यमुनोत्री धाम में अधिकतम तापमान -3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया हो। यमुना का पानी भी पूरी तरह जमकर बर्फ का रूप ले चुका है। इस प्रचंड ठंड में हनुमान मंदिर के पुजारी, यमुनोत्री मंदिर समिति कर्मचारी और उत्तराखंड पुलिस के सिपाही समेत कुल 7 लोग यमुनोत्री में मौजूद हैं। लेह लद्दाख में भी ठंड कहर बरपा रही है। इन दिनों पारा -17 डिग्री तक गिर गया है। पानी की लाइन को भी आग से गर्म करना पड़ रहा है ताकि पीने का पानी मिलता रहे। अभी सर्दी की पहली बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के आरा में क्रिकेट मैच के दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों को गोली मार दी गई। मामला जदशीपुर थाना क्षेत्र के हरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक 2 गांव के बीच क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीकांड में 2 युवकों को गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के फजिल्का में बुरी तरह घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मामला थाना खोई खेड़ा का है। आरोपों के मुताबिक महिला को उसके पति ने बुरी तरह पीटा था और मायके में घर के बाहर फेंक कर चला गया था। महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, मगर इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। कानपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में अवैध तमंचा की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मामला महाराजपुर थाना का है। जानकारी के मुताबिक 15 बोर के 12 अवैध तमंचे और 12 बोर का तमंचा बनाने वाले उपकरण मिले हैं। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पकड़ा गया है, जो उन्नाव में अवैध तमंचे की फैक्ट्री खोलने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान होना था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में IFS अधिकारी के बेटे ने शराब पीकर जमकर तांडव किया। मामला रसल चौक का है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी का बेटा चौराहे पर अपनी कार में शराब पी रहा था। तभी वहां पुलिसकर्मी आए और आरोपी को जाने के लिए कहा, मगर आरोपी ने पुलिसकर्मियों से झगड़ा शुरू कर दिया। आरोपों के मुताबिक अधिकारी के बेटे ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले युवक ने अपना वीडियो बनाया और अपनी व्यथा कही। घर वालों के मुताबिक युवक जैसे ही घर आया उसकी तबीयत बिगड़ गई। घर वालों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर युवक को बचाया नहीं जा सका। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने खुदकुशी क्यों की।
ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में बेकाबू होते ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया। ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। क्रिसमस की छुट्टियों में कोरोना एहतियातों का पालन करने का निर्देश दिया। मलेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तटीय इलाकों से 21,000 लोगों को निकाला गया। 11,000 लोग बेघर हुए। पुलिस, आर्मी और दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हैं। फिलीपींस के बोहोल राज्य में आज तूफान से 49 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ और तूफान में अब तक मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। अभी भी 10 लोग लापता हैं और 13 घायल हैं। फिलीपींस के मध्य हिस्से में तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान से करीब 8 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वेनेजुएला में पारंपरिक खेलों की एक बार फिर से शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथ से बनी लकड़ी की गाड़ियों पर सवारी की। ये पारंपरिक खेल काराकास में सालाना आयोजित होता है। कोरोना की वजह से रोक लगाई गई थी। पेरिस के पोम्पिडो सेंटर सहित दुनिया की प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन करने वाले मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने न्यूयॉर्क में 3 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी डिजाइन किया था। रोजर्स को 2007 में आर्किटेक्चर के सबसे बड़े सम्मान प्रित्जकर से सम्मानित किया गया था।